CH-307 फाइनल फाइट्स पार्ट 03 फाइटिंग टूर्नामेंट। इवान को अपनी क्षमता पर भरोसा था। केवल एक ही व्यक्ति था जो उसे अभी तक इस फाइटिंग टूर्नामेंट में अपनी तलवार खींचने के लिए मजबूर कर पाया था, और वह भी फाइट के अंत में हुआ था। लेकिन अब वीर ने सिर्फ एक अटैक में ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, और इवान इस अटैक के परिणाम को अपने कंधों पर नहीं उठा पा रहा था। तलवार न खींचने की बात तो दूर, अगर खींच भी लेता तो भी वह इस वार को रोक नहीं पाता। इवान भी अपनी गति की सीमा पर आगे बढ़ा। तेज तलवार और थंडर पावर बार बार भयंकर क्रूर अटैकों से टकराई। तड़क तड़क तड़क। दर्शक केवल दो लोगों की धुंधली परछाई और फाइटिंग स्टेज पर चमकती बैंगनी बिजली देख पा रहे थे। फाइटिंग स्टेज पर क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? मुझे नहीं पता। चूंकि वीर इवान को तलवार खींचने के लिए मजबूर कर सकता है, तो उसमें कुछ क्षमता है। वीर इवान से बहुत कमतर नहीं होना चाहिए। वह कुछ समय तक टिक सकता है। कमतर? कुछ समय तक टिके रहना। तुम्हें लगता है कि हमारे 36 देशों का वीर कमतर है? बेवकूफ, बस रुको और देखो, इवान एक साइड डिश के अलावा कुछ नहीं है। जिसने खंडन किया वह 36 देशों का एक फाइटिंग मास्टर था। पिछले वर्षों में 36 देशों के फाइटिंग मास्टर्स को कार्लोवेनिया वैली सैक्ट द्वारा धमकाया गया था। अब जबकि उनके पास गर्व करने और खुश होने का अवसर था, तो वे स्वाभाविक रूप से इसे नहीं चुकेंगे। हम आपके लिए खुश होने के लिए अभी बहुत जल्दी होगी। भले ही इवान वीर को हरा न पाए, लेकिन वे बहुत ज्यादा अलग नहीं होंगे। हमारे प्रत्यक्ष डिसाइपलों के फाइटिंग स्टेज पर आने का इंतजार करें, और फिर आपको पता चलेगा कि निराशा का क्या मतलब होता है। 7 प्रत्यक्ष डिसाइपलों का नाम सुनकर 36 देशों के फाइटिंग मास्टर कुछ नहीं बोल पाए। 7 प्रत्यक्ष डिसाइपल बस बहुत ही खतरनाक थे। हालांकि उन्हें वीर पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वीर उन्हें हरा सकता है। उन फाइटिंग मास्टर ने कुछ और बकवास की और फिर चुप हो गए। फाइटिंग स्टेज पर इवान केवल बचाव कर रहा था, बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह आक्रामक नहीं होना चाहता था, बल्कि ऐसा था कि वह नहीं कर सकता था। उसके आसपास जो भी ब्लैक एनर्जी इकट्ठा हुई थी, वह बिजली के झटकों से तुरंत खत्म हो गई। इस भीषण लड़ाई में उसकी स्पिरिचुअल पावर का भंडार तेजी से खत्म हो रहा था। यह आदमी इतनी अधिक थंजर पावर छोड़ रहा है, इसकी ऊर्जा खपत दर मेरी तुलना में अधिक होनी चाहिए। यदि मैं उससे ज्यादा समय तक टिकने में सक्षम हो पाता हूं, तो हारने वाला व्यक्ति वही होगा। इवान ने अभी यह विचार सोचा ही था कि वीर ने अचानक व्यंग्यात्मक रूप से कहा, तुम केवल छिप सकते हो। मैं तुम्हारे तथाकथित छिपे हुए कार्ड का इंतजार कर रहा हूं। यदि तुम इसे अभी इस्तेमाल नहीं करते, तो तुम्हें बाद में इसका उपयोग करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। वीर का दाहिना हाथ अचानक मुट्ठी में बदल गया। मोटी पर्पल थंडर एनर्जी की तरंगें पूरी तरह से उसके मुक्के पर इकट्ठी हो गई, जिससे एक चमकदार बैंगनी प्रकाश बन गया। 5000 कंपन करने वाले स्पिरिचुअल एनर्जी के तंतु हिंसक रूप से बाहर की ओर बढ़े, जो थंडर पावर के साथ जुड़ गए और गहरे बैंगनी रंग में बदल गए। यह बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक और थंडर पावर का मिलन था। इतना अहंकार! ओयांग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उत्तेजित किया, और एक पर्पल फायर उसकी लंबी तलवार पर प्रकट हो गई। तलवार के ब्लेड से भूतों की चीखें निकलीं। ब्लैक स्ट्राइक! इवान ने थंडर पावर से होने वाली सुन्नता को दबा दिया और अपनी तलवार से वार किया। बैंगनी रंग की ज्वलंत ब्लेड पर एक भयानक दिखने वाला भूतिया चेहरा दिखाई दिया, जो वीर की ओर बढ़ रहा था। वीर ने उस पर नजर भी नहीं डाली, उसने केवल मुक्का मारा। धमाका!
5000 शुद्ध पर्पल रंग के कंपन करने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी के तंतु क्रूर पर्पल फ्लड ड्रैगन की तरह आगे बढ़े। वे भूतिया चेहरे से टकराए, सीधे उसे टुकड़ों में काट दिया। इसके तुरंत बाद बैंगनी रंग की थंडर से भरी स्पिरिचुअल एनर्जी ने इवान की सुरक्षात्मक ब्लैक एनर्जी की सीड को तोड़ दिया और फिर उसके शरीर में समा गई, उसे चोटिल कर दिया। इवान का शरीर कांप उठा और उसने मुंह भर खून उगल दिया। वह दर्जनों फीट हवा में उछल गया। जमीन पर गिरने के बाद भी वह पीछे की ओर गिरता रहा। आखिरकार वह खुद को मुश्किल से रोक पाया और अपने घुटनों पर बैठ गया, अपनी तलवार से खुद को सहारा दिया और अपने मुंह से खून पोंछा। उस पल में इवान को लगा जैसे उसका पूरा शरीर चीरा जा रहा है। उसे लगभग लगा कि वह मर जाएगा। वीर ने अपना हाथ बढ़ाया और इवान के शरीर से बैंगनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर उसके हाथ में वापस आ गई। पर्पल फ्लड ड्रैगन डिवाइन थंडर की थंडर सोल को अपने अवशोषित करने के बाद उसने सचेत रूप से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को थंडर पावर से भरने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। बेशक वह अपनी बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक में थंडर पावर को भी समाहित कर सकता था। वीर की विजय। रेफरी एल्डर ने परिणाम की घोषणा करते हुए वीर की ओर गहराई से देखा। अगर वीर इवान को हरा सकता है तो यह साबित होता है कि उसके पास शीर्ष 10 में पहुंचने का बहुत बड़ा मौका था। 36 देशों के 16 वर्षीय लड़के के लिए यह एक ऐसा परिणाम था जिसने सभी को चौंका दिया और भयभीत कर दिया। वीर ने फाइटिंग स्टेज छोड़ने के लिए मुड़कर देखा। वीर ने थोड़े समय के लिए इवान से लड़ाई की, लेकिन अंततः वीर ने कार्लोवेनिया सेक्ट के एक मुख्य डिसाइपल को हराकर जीत हासिल की थी। इवान भी हार गया। क्या 36 देशों का एक देहाती फाइटिंग मास्टर वास्तव में शीर्ष 10 रैंकिंग तक पहुंच पाएगा? इस आदमी ने पहले ही इवान के छोटे भाई नमन को फ्लावर हॉल में घायल कर दिया था, इस हद तक कि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका। अब उसने इवान को हरा दिया है। वह वाकई उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। उसकी बदमाशी उनके सामने के दरवाजे तक भी पहुंच गई है। वीर के शीर्ष 10 में पहुंचने की संभावना को बढ़ता देख कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के कई डिसाइपल या तो ऐसा होते देखने के लिए अनिच्छुक थे या फिर आश्वस्त नहीं थे। उनमें से अधिकांश कार्लोवेनिया वैली सेक्ट में पैदा हुए थे। उनमें श्रेष्ठता की एक सहज भावना थी और वे 36 देशों और 19 फाइटिंग कल्टीवेशन परिवारों के फाइटिंग मास्टर्स को नीची नजर से देखते थे। लेकिन अब उन्हें बाहर कर दिया गया था और फिर भी 36 देशों में से कुछ ऐसे लड़के थे जो वास्तव में शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। यह ठीक वैसा ही था जैसे एक क्राउन प्रिंस को अचानक एक गांव से आए एक अनजाने लड़के ने थप्पड़ मार दिया हो। यह जानना जरूरी था कि वैली सेक्ट फाइटिंग टूर्नामेंट के शीर्ष 10 में होने का मतलब बहुत सम्मान और बहुत सारे पुरस्कार हैं। इसका यह भी मतलब था कि बाद में उन्हें सेक्ट के मूल्यवान रिसोर्सेस और जोरदार समर्थन प्राप्त होगा। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसके लिए कई डिसाइपल अपने सपनों में भी तरसते थे। यदि वह एक मुख्य डिसाइपल बन सकता है तो न केवल उसकी कल्टीवेशन एक बड़े उछाल के साथ आगे बढ़ेगी, बल्कि वह कार्लोवेनिया वैली सेक्ट की सुंदर महिला डिसाइपलों में से किसी को भी स्वतंत्र रूप से चुनने में सक्षम होगा। शायद स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण उनके शरीर में संयम होता है, इसलिए फाइटिंग आर्ट वाली महिला फाइटिंग की खूबसूरती बहुत ही शानदार होती है। खास तौर पर कार्लोवेनिया घाटी सेक्ट के मिरान फैक्शन और गिटार फैक्शन की गर्ल डिसाइपले, उनकी सुंदरता सामान्य भूमि की उन लाल रंग की महिलाओं की तुलना में बहुत ही चौंकाने वाली और आकर्षक और मनमोहक थी। अगर 7 प्रत्यक्ष डिसाइपलों में से कोई एक या कोई मुख्य डिसाइपल शीर्ष 10 में होता तो वे बुरा नहीं मानते की बात अलग थी, लेकिन अब 36 देशों का एक देहाती लड़ाकू गुरु भी शीर्ष 10 में पहुंचना चाहता था। शीर्ष 10 रैंकिंग वाले डिसाइपलों का वैली सेक्ट में प्रवेश करना और मुख्य डिसाइपल के रूप में अर्हता प्राप्त करना तय था।
कार्लोवेनिया घाटी सेक्ट के ये डिसाइपल केवल यह सोच सकते थे कि भविष्य में वीर जैसे व्यक्ति उनके रिसोर्सेस को बांटेंगे और उनकी महिलाओं का आनंद लेंगे। वे इस भावना को कैसे निगल सकते थे? इसे ईर्ष्या, जलन या घृणा कुछ भी कहा जा सकता था, और यह उनके दिलों में चल रही वर्तमान भावनाओं को चित्रित करने का सबसे अच्छा तरीका था। बस रुको, उसकी चढ़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ऑक्सिया फैक्सन का प्रत्यक्ष डिसाइपल अभिरल इवान का अच्छा दोस्त है। वह निश्चित रूप से इवान को यह उपकार चुकाने में मदद करेगा। अगर वीर गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो मैं देखना चाहता हूं कि वह शीर्ष 10 के लिए कैसे संघर्ष करता है। प्रत्यक्ष डिसाइपल द्वारा बाहर किए गए लोग केवल अपने दिल में कोस सकते थे और अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते थे। कार्लोवेनिया घाटी सेक्ट के डिसाइपलों को उम्मीद थी कि वीर इतना घायल हो जाएगा कि वह फिर से नहीं लड़ पाएगा। वीर के जाने के बाद रेफरी ने अगले मैच की घोषणा की, महेश बनाम जितेश। इसके साथ ही पूरे दर्शक उत्साह से भर गए। यह उस ठंडी प्रतिक्रिया के बिल्कुल विपरीत था जो वीर को कुछ क्षण पहले मिली थी। कार्लोवेनिया वैली सेक्ट में महेश की प्रतिष्ठा 7 प्रत्यक्ष डिसाइपलों से कम नहीं थी। कई लोग ऐसे भी थे जो सोचते थे कि वह कुछ कमजोर प्रत्यक्ष डिसाइपलों से बेहतर था। उदाहरण के लिए उनका मानना था कि वह रिफाइनर फैक्सन के विराज या एरे फैक्सन के प्रणव से अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार रिफाइनर फैक्सन और एरे फैक्सन को उन्हें अपनी रिफाइनिंग या एरे फॉर्मेशन वाली टेक्निक पर बहुत अधिक समय और प्रयास खर्च करना पड़ता था। फाइटिंग के मामले में उनके कल्टीवेशन मेथड्स उतनी शक्तिशाली नहीं थे। उन्हें रिफाइनिंग और एरे फॉर्मेशनों के लिए सबसे अच्छा और निपुण माना गया था। इस वजह से वे महेश की तुलना नहीं कर सकते थे, जो स्वार्ड आर्ट के रास्ते पर चला और सबसे मजबूत आक्रामक शक्ति का पीछा किया। महेश फाइटिंग स्टेज पर चला गया। उसने हमेशा की तरह उसके द्वारा पहने जाने वाले काले कपड़े ही पहन रखे थे और उनके पास 3 फुट 6 इंच की ट्रेजर वाली तलवार थी। जब वे फाइटिंग स्टेज के केंद्र में खड़े हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे वे एक चमकदार तलवार हो जो ठंडी रोशनी के साथ चमक रही हो और एक खतरनाक फाइटिंग की एनर्जी का उत्सर्जन कर रही हो। महेश का प्रतिद्वंद्वी जितेश रिफाइनर फैक्सन से था। वह रिफाइनर फैक्सन की युवा पीढ़ी का दूसरे रैंक वाला डिसाइपल था, जो प्रत्यक्ष डिसाइपल विराज से केवल कमतर था। जितेश ने पिछले वैली सेक्ट फाइटिंग टूर्नामेंट में भाग लिया था और 22वीं रैंक पर पहुंच गया था। अब उसकी कल्टीवेशन बढ़ गई थी और वह अपराजित होकर फाइनल राउंडों में पहुंच गया था। इस फाइटिंग टूर्नामेंट के दौरान वह निस्संदेह शीर्ष 20 में पहुंच जाएगा। उसे शीर्ष 10 में पहुंचने की कुछ उम्मीदें भी थीं। स्वार्ड फैक्सन के डिसाइपल जितेश, नमस्ते। चाहे वह किसी का भी सामना करे, महेश हमेशा मैच से पहले एक विनम्र स्वार्ड अभिवादन करता था। सीनियर डिसाइपल ब्रदर महेश, नमस्ते। मैंने पिछले 3 वर्षों में बहुत प्रगति की है। मुझसे निपटना इतना आसान नहीं होगा। यह कहते हुए जितेश मुस्कुराया। महेश के सामने मुस्कुराना भी बहुत आत्मविश्वास का एक रूप था। जैसे ही जितेश ने बात की, उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा म्यान निकाला। यह म्यान जलती हुई आग की लपटों के रंग की तरह का था और 4 फीट लंबा था। जैसे ही तलवार को उसकी म्यान से बाहर निकाला गया, ब्लेड पर एक झिलमिलाती ज्वाला प्रज्वलित हुई। एक भीषण गर्मी की लहर बाहर की ओर लुढ़की। दर्शकों में से कुछ जो पास में थे, वे खुद को पीछे हटने से नहीं रोक पाए। केवल आग की लहर में ही इतनी शक्ति नहीं होती। यह जितेश भी साधारण नहीं है। वह शायद कुछ पल पहले वाले वीर से भी बुरा नहीं है। इस वर्ष का वैली सेक्ट फाइटिंग टूर्नामेंट वास्तव में शानदार है, प्रतिभा से भरपूर। न केवल 36 देशों और 19 फाइटिंग कल्टीवेशन परिवारों से उनके 2 टैलेंटेड यंग मास्टर हैं।
बल्कि कार्लोवेनिया वैली सेक्टी की फैक्शनों के टैलेंटेड व्यक्ति भी अतीत से आगे निकल गए हैं। स्वाट फैक्शन से कोर डिसाइपल जितेश, नमस्ते। चाहे वह किसी का भी सामना करे, महेश हमेशा मैच से पहले एक विनम्र स्वाड अभिवादन करता था। सीनियर डिसाइपल ब्रदर महेश, नमस्ते। मैंने पिछले 3 वर्षों में बहुत प्रगति की है, मुझसे निपटना इतना आसान नहीं होगा। यह कहते हुए जितेश मुस्कुराया। महेश के सामने मुस्कुराना भी बहुत आत्मविश्वास का एक रूप था। जैसे ही जितेश ने बात की, उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा म्यान निकाला। यह म्यान जलती हुई आग की लपटों के रंग की तरह का था और 4 फीट लंबा था। जैसे ही तलवार को उसकी म्यान से बाहर निकाला गया, ब्लेड पर एक झिलमिलाती ज्वाला प्रज्वलित हुई, एक भीषण गर्मी की लहर बाहर की ओर लुढ़की। दर्शकों में से कुछ जो पास में थे, वे खुद को पीछे हटने से नहीं रोक पाए। केवल आग की लहर में ही इतनी शक्ति नहीं होती। यह जितेश भी साधारण नहीं है, वह शायद कुछ पल पहले वाले वीर से भी बुरा नहीं है। इस वर्ष का वैली सेक्ट फाइटिंग टूर्नामेंट वास्तव में शानदार है, प्रतिभा से भरपूर। न केवल 36 देशों और 19 फाइटिंग कल्टीवेशन परिवारों से उनके 2 टैलेंटेड यंग मास्टर हैं, बल्कि कार्लोवेनिया वैली सेक्टी की फैक्शनों के टैलेंटेड व्यक्ति भी अतीत से आगे निकल गए हैं। देखो जितेश की तलवार पर आग की लपटें कितनी भयंकर हैं, शायद उसका फ्लेम कोर पहले से ही 1000 साल वाले फ्लेम एसेंस की शक्ति तक मजबूत हो गया है। यह बहुत ही असामान्य है। एक फायर एसेंस एक विनाशहीन अग्नि का स्रोत होता था जिसकी फायर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक फ्लेम कोर के पास ऐसे गुण नहीं होते थे। यदि एक फ्लेम कोर लंबे समय तक फायर एनर्जी के साथ पोषित नहीं किया जाता, तो फ्लेम कोर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा जब तक कि यह अंततः पूरी तरह अपनी शक्ति को न खो दे। बेशक एक फ्लेम कोर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, इसकी शक्ति के खत्म होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। एक फ्लेम कोर के लिए 1000 साल की रैंक का मतलब था कि यह कोर अग्नि क्यू एनर्जी की आपूर्ति बंद होने के बाद 1000 साल तक स्वाभाविक रूप से मौजूद रह सकता है। 1000 साल काफी लंबी अवधि थी। कार्लोवेनिया वैली सेक्ट की विरासत केवल 900 वर्षों की थी। कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के कोर डिसाइपलों के लिए भी, जिनके पास बहुत अधिक रिसोर्सेस थे, एक फ्लेम एसेंस अत्यंत असाधारण था, अनमोल होने की हद तक। 1000 वर्ष की रैंक वाला फ्लेम कोर होना एक उच्च सम्मान था। CH-308 फाइनल फाइट्स पार्ट 04 फाइटिंग टूर्नामेंट। कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के कोर डिसाइपलों के लिए भी, जिनके पास बहुत अधिक रिसोर्सेस थे, एक फ्लेम एसेंस अत्यंत असाधारण था, अनमोल होने की हद तक। 1000 वर्ष की रैंक वाला फ्लेम कोर होना एक उच्च सम्मान था। आपको लगता है कि सीनियर डिसाइपल ब्रदर महेश को जीतने के लिए कितनी चालें लगेंगी? पक्का नहीं। मुझे लगता है कि लगभग 10 चालें, या यह 20 तक भी जा सकती है। हालांकि जितेश ने ताकत में काफी सुधार दिखाया था, लेकिन उपस्थित डिसाइपलों ने अभी भी महेश का पहले की तरह समर्थन किया। सीनियर डिसाइपल ब्रदर महेश, मेरी टेक्निक को झेलें, डेडली फ्लेम हीट। फाइटिंग स्टेज पर जितेश ने अपनी सबसे प्रसिद्ध टेक्निक से हमला किया। सीटी बजती हुई आग की लपटें और जलने की खतरनाक आवाज हवा में भर गई, और जितेश के ब्लेड से आग की लाल लपटों की बारिश हुई, जो महेश की ओर बढ़ने से पहले आसमान को ढकने लग गई। अजीब बात यह थी कि ये लपटें सामान्य आग की लपटों की तरह नहीं लग रही थीं, बल्कि ये लपटें आग के तीखे तीरों में इकट्ठा हो गई। अमेजरेबल फ्लेम, यह उच्च श्रेणी की ह्यूमन लेवल अमेजरेबल फ्लेम टेक्निक है। जितेश वास्तव में अपने फ्लेम कोर को रिफाइन करने के बाद इस तरह के आग पर नियंत्रण को दिखाने में कामयाब रहा है। रिफाइनर फैक्शन का एक डिसाइपल ईर्ष्या और लालच से भरी आंखों के साथ ईर्ष्या में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका।
जाहिर है जितेश की अमेजरेबल फ्लेम टेक्निक ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था। इस तरह की उच्च श्रेणी की ह्यूमन लेवल वाली फ्लेम कंट्रोल टेक्निकें निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे जितेश खुद प्राप्त कर पाता। केवल एक ही संभावना थी, यह उसे रिफाइनर फैक्सन द्वारा प्रदान की गई थी। यह एक विशेषाधिकार और लाभ था जो एक कोर डिसाइपल के पास था। एक आम डिसाइपल को 100 साल में भी इतनी उच्च कोटि की ह्यूमन लेवल फ्लेम कंट्रोल टेक्निक नहीं दी जाती जिससे वे अपने फ्लेम कोर को और भी अच्छी तरह रिफाइन कर सकें। आग की इस लाल लाल वर्षा का सामना करते हुए महेश हमेशा की तरह शांत था तथा उसने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया था। यह गहरे हरे रंग की तलवार 3 अंगुल चौड़ी थी और सरल और खतरे से रहित लग रही थी। यह बिल्कुल एक लंबी बांस की पत्ती की तरह थी, देखने में बिल्कुल भी खास नहीं। स्वार्ड इन क्लाउडिस स्काई। महेश ने अपनी तलवार से वार किया। उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि उसके हाथ धुंधले से अधिक कुछ नहीं थे। केवल एक हरे रंग की चमक थी, मानो कोई हरा ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो। तलवार की ऊर्जा ने आग के नुकीले तीरों की वर्षा पर क्रूरता से प्रहार किया और कई चटकने की आवाजों के साथ लाल लाल आग की वर्षा हवा में गायब हो गई। इसके बाद दिवाली की आतिशबाजी की तरह चिंगारी की एक शानदार बौछार पैदा हुई जिसने दर्शकों की आंखों को अस्पष्टता से भर दिया। दर्शकों को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही महेश की तलवार आगे निकल गई। यह ब्लेड जितेश की छाती की ओर बढ़ते हुए एक तेज विस्फोटक ध्वनि के साथ सीटी बजाने लगी थी। डेडली फ्लेम वॉल। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी डेडली फ्लेम हीट टेक्निक महेश को घायल कर देगी, लेकिन उसने यह भी नहीं सोचा था कि उसकी टेक्निक इतनी आसानी से नष्ट हो जाएगी। जैसे ही जितेश घबराहट में पीछे हटा, उसने अपने सामने एक फायर वॉल, आग की दावर, खड़ी कर दी जो उसके चारों ओर थीं। फू फू फू। आग की लपटों की लगातार 3 दीवारें उसके सामने हवा में उठीं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक मजबूत लग रही थी। लाल रंग की फ्लेम से बनी विशाल जीभें की तरह आग की दीवारें दर्जनों फीट ऊपर आसमान में उठीं। क्रिस। महेश ने अपनी लंबी तलवार से वार किया और तलवार की ऊर्जा ने एक अद्वितीय गति के साथ सीधा वार किया, जिसने तीनों फायर वॉल्स और यहां तक कि फाइटिंग स्टेज को पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित कर दिया। महेश ने अपनी तलवार से एक बार फिर वार किया और फिर तलवार की ऊर्जा से सभी आग की लपटें बुझ गईं। महेश की गति तुरंत चरम पर पहुंच गई। अगले ही पल जितेश के सामने एक हरा रूप पहले से ही प्रकट हो चुका था। जितेश का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तलवार की रोशनी ऊपर उठी। तड़क। जितेश की शारीरिक स्पिरिचुअल एनर्जी की सीड टूट गई और वह स्टेज से नीचे उड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक बार महेश जितेश के समीप पहुंच गया तो उसके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ रिफाइनर फैक्सन का एक डिसाइपल था। हालांकि उसने तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे स्वार्ड आर्ट का कल्टीवेटर नहीं माना जा सकता था। उसकी तलवार एक उपकरण की तरह थी जिसका इस्तेमाल उसने आग के हमलों को प्रदर्शित करने के लिए किया था। लेकिन महेश अलग था। उसकी तलवार उसका जीवन रक्त थी, उसकी सबसे प्रिय संपत्ति और दोस्त। तलवार और इस तरह के तलवारबाज के एक साथ होने के कारण ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसके जरिए जितेश अपने आप को बचा सके। महेश की जीत। रेफरी एल्डर भी हैरान था। दुश्मन को हराने के लिए बस तलवार के 3 अटैक। और जितेश भी कोई कमजोर नहीं था, लेकिन वह इतनी बुरी तरह हार गया था। महेश की ताकत बहुत भयानक थी। अगर कोई आश्चर्यजनक बात सामने नहीं आती तो उसकी ताकत लगभग पहले से ही कुछ प्रत्यक्ष डिसाइपलों से भी आगे निकल गई थी। यह जानना जरूरी था कि वह स्वार्ड फैक्सन का प्रत्यक्ष डिसाइपल भी नहीं था।
फिर यह जानना और भी रोचक होगा कि स्वार्ड फैक्शन की युवा पीढ़ी का नंबर 1 फाइटिंग मास्टर रियान कितने शक्तिशाली होगा। यह बस अकल्पनीय था। दर्शकों में जो साधारण डिसाइपल थे वे इस आश्चर्यजनक सोच से हिल गए। महेश बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि एरे फैक्शन का प्रत्यक्ष डिसाइपल अर्णव भी उसके सामने कमजोर दिखने लगा था। अगर महेश की पूरी ताकत यही थी जो उसने एक पल पहले दिखाई थी, तो अर्णव मुश्किल से इससे निपट पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, तो यह तय करना अधिक सरल होगा कि महेश अर्णव को हरा सकता है। अगर वह 7 प्रत्यक्ष डिसाइपलों में से एक के रूप में स्वार्ड फैक्शन के दूसरे स्थान के डिसाइपल से हार जाता, तो वह बहुत अधिक बदनाम हो जाता। यह केवल अर्णव की बात नहीं थी। अभिरल ऑक्सिया फैक्शन का प्रत्यक्ष डिसाइपल और प्रत्युष मिरान फैक्शन का प्रत्यक्ष डिसाइपल भी महेश को लेकर बहुत बेपरवाह नहीं दिख रहे थे। फिलहाल ये दोनों महेश के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे रियान स्वार्ड फैक्शन का न एक डिसाइपल के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उन्हें महेश की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन स्वार्ड फैक्शन को जरूर था। अगर महेश जैसा शक्तिशाली डिसाइपल केवल दूसरे स्थान का डिसाइपल था, तो इससे साबित होता है कि रियान महेश से ज्यादा ताकतवर था। अच्छा, बहुत अच्छा। इस समय अभिरल ने अचानक एक उदास कर्कश आवाज सुनी, जिसने उसके सिर में झुनझुनी पैदा कर दी। उसने अपना सिर घुमाया और एक पतले दुबले युवक को देखा, जिसका शरीर लकड़ी की छड़ी जैसा था और पूरी तरह से पट्टियों से ढका हुआ था, जो चालाकी से मुस्कुरा रहा था। इस सूखी हुई मम्मी को अचानक अपने बगल में देखकर अभिरल बहुत असहज महसूस करने लगा। उसने भौहें सिकोड़ी। जैनी, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? ऐसा प्रतिद्वंद्वी होने पर मैं उत्साहित क्यों नहीं होऊंगा? मम्मी जैसे व्यक्ति ने अपने होठों को चाटने के लिए अपनी भयानक लंबी जीभ बाहर निकाली। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। वह एक सूखे हुए पिशाच की तरह था जिसने एक स्वादिष्ट शिकार देखा। उसे देखकर वाकई सिहरन होने लगती थी। इस मम्मी जैसे व्यक्ति का नाम बहुत ही अजीब था। उसका उपनाम जैनी था और उसे सम कहा जाता था। वह दक्षिणी कॉन्टिनेंटों के आसपास के क्षेत्र से कोई नहीं था, बल्कि वह अतुलनीय रूप से दूर पश्चिमी क्षेत्र से आया था। 900 साल पहले सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से रेया जैनी नाम का एक व्यक्ति एक सुपर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एरे, बहुत बड़ी दूरी का टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से दक्षिणी कॉन्टिनेंटों के आसपास की कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के क्षेत्र में आया था। यह व्यक्ति कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के पपैट फैक्शन का संस्थापक था। पपैट फैक्शन कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के भीतर सबसे रहस्यमय और गुप्त फैक्शन था। पपैट फैक्शन के प्रत्येक डिसाइपल का एक अंतिम नाम था, जैनी। उन्होंने कभी भी ऐसे डिसाइपलों को अपने फैक्शन में शामिल नहीं किया जिनका उपनाम यह न हो। हालांकि यह कार्लोवेनिया वैली सेक्ट का एक फैक्शन थी, वास्तव में वे एक पारिवारिक क्लैन की तरह थे। पपैट फैक्शन के लोगों की संख्या गिटार फैक्शन या मिराज फैक्शन की तुलना में भी कम थी। पपैट फैक्शन के पास उन दोनों फैक्शनों में से किसी की भी आबादी का केवल 1/3 हिस्सा था। लेकिन फिर भी किसी अन्य फैक्शन ने पपैट फैक्शन को कमतर समझने या उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि पपैट फैक्शन के डिसाइपलों की फाइटिंग पावर बहुत विविध और शक्तिशाली थी। इतना ही नहीं, बल्कि वे एकजुटता में जुड़े हुए थे। इस वैली सेक्ट फाइटिंग टूर्नामेंट के दौरान पपैट फैक्शन ने केवल 2 डिसाइपलों को भेजा था, एक सम जैनी और एक उदय जैनी। इन दोनों डिसाइपलों ने अपने समूहों को पूरी जीत के साथ पीछे छोड़ दिया था। इन दोनों में से सम जैनी पपैट फैक्शन का प्रत्यक्ष डिसाइपल था। उसकी टेक्निकें और अटैक अजीब और अनोखे थे और उसकी शक्ति अप्रत्याशित थी, इसे मापा नहीं जा सकता था।
अभिरल भी इस विचित्र मम्मी से निपटने के बजाय रियान से लड़ना पसंद करेगा। उदय जैनी बहुत बुरा नहीं था, वह निश्चित रूप से शीर्ष 10 तक पहुंचने में सक्षम होगा। यहां तक कि एरे फैक्शन के अर्णव भी उदय जैनी का मुकाबला नहीं कर सकते। पपैट फैक्शन बहुत अजीब था। इस फैक्शन के अपने विश्वास और धर्म थे और वे पश्चिमी क्षेत्र से निकले किसी देवता की पूजा करते थे। वे जो कुछ भी करते थे वह रहस्य में डूबा हुआ था। उनका फैक्शन कार्लोवेनिया वैली सेक्ट की सबसे ऊंची चोटी से 1000 मील दूर कार्लोवेनिया पर्वत श्रृंखला की गहराई में स्थित था। वह क्षेत्र उजाड़ और निर्जन था और शक्तिशाली मैजिकल बीस्टों के विशाल झुंड हर जगह घूमते थे। पपैट फैक्शन कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के रिसोर्सेस का उपयोग नहीं करता था और उन्होंने कार्लोवेनिया वैली सेक्ट को कोई रिसोर्सेस भी नहीं देता था। कभी कभी वे कुछ रिसोर्सेस का उपयोग करते थे, लेकिन वे ऐसा समान आदान प्रदान के साथ करते थे। यह कहा जा सकता है कि पपैट फैक्शन एक बहुत मजबूत स्वतंत्र इकाई थी जो कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के भीतर मौजूद थी। उन्होंने शायद ही कभी अन्य 6 फैक्शनों से संपर्क किया हो। वैली मास्टर के आदेशों के लिए वे सुनते थे, लेकिन वे शायद ही कभी उनका पालन करते थे। कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के भीतर हर कोई एक बात समझता था, वह यह कि पपैट फैक्शन के डिसाइपलों को उकसाया सही नहीं था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वे शक्तिशाली या रहस्यमय थे। एक अन्य मजबूत कारण यह था कि वे अपनी खामियों को छिपाने में बेहद गंभीर सीरियस थे। अगर स्वार्ड फैक्शन कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के भीतर सबसे शक्तिशाली आक्रामक फैक्शन था, तो पपैट फैक्शन से निपटना सबसे कठिन था। कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहता था। यह केवल उनकी अजीब क्षमताओं के कारण नहीं था, बल्कि इसके अलावा एक बार जब आप मारे गए तो बहुत अधिक संभावना थी कि आप पपैट में बदल जाएंगे। यही कारण था कि अभिरल जैसे प्रतिष्ठित और गौरवशाली व्यक्ति को भी सम जैनी को देखकर डर लगता था और उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होती थी। वह जानता था कि सम जैनी ने अपने साथ जो बैग रखा था वह एक परमवीर मास्टर की खाल से बना था और उसके अंदर एक मानव पपैट भी सो रहा था जो एक हाई क्लास के महावीर मास्टर की लाश से बना था। रियान, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। सम जैनी ने रियान को देखते हुए अपने होंठ चाटे। जब अभिरल ने यह देखा तो उसे खुशी महसूस हुई। अभिरल को पूरा भरोसा नहीं था कि वह रियान को हरा सकता है, और इस विचित्र व्यक्ति के खिलाफ जो न तो इंसान लग रहा था और न ही भूत, उसे और भी कम भरोसा था। अगर ये दोनों लड़कर एक दूसरे को घायल कर देते तो उसके लिए यह सबसे सुखद जीत वाली स्थिति होती। महेश के मैच के बाद लगातार 3 प्रत्यक्ष डिसाइपल स्टेज पर गए। वे सभी अपने विरोधियों को 3 चालों या उससे भी कम में हराने में सक्षम थे। इस समय दर्शकों में फाइटिंग मास्टर्स का माहौल एक उग्र चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था। 7 प्रत्यक्ष डिसाइपलों की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। जैसे ही अवनी स्टेज की ओर बढ़ी, फाइटिंग एरिना प्रेम में डूबे पुरुषों की चीखों और चीखों से गूंज उठा। अवनी जीतेगी। सीनियर डिसाइपल अवनी, तुम यह कर सकती हो। सभी तरह की तेज और आकर्षक ध्वनियां और आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन अवनी अपने गिटार को पकड़े हुए वहां खड़ी थी, बस अपने आसपास के माहौल से अप्रभावित। उसने एक शुद्ध सफेद पोशाक पहन रखी थी और जैसे ही एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी, उसने उसकी पोशाक को हवा में लहरा दिया। ऊपर से नीचे तक उसके शरीर ने एक अलौकिक ऑरा को उत्सर्जित किया। उसकी प्रतिद्वंद्वी समीरा थी। समीरा का चेहरा पहले की तरह घूंघट से ढका हुआ था और उसने एक चमकदार पीले रंग की पोशाक पहन रखी थी जो एक शांत अछूती सुंदरता की तरह लग रही थी। जब अलग अलग शैलियों वाली ये 2 सुंदरियां एक साथ खड़ी थीं, तो इसने स्वाभाविक रूप से कईयों पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया।
उनके लिए दो ऐसी उत्कृष्ट महिलाओं को देखने में सक्षम होने की तुलना में एक अच्छी फाइट भी कम महत्वपूर्ण थी। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती, अवनी ने उदासीनता से कहा। मुझे पता है, लेकिन चूंकि मैं पहले स्तर पर प्रवेश कर चुकी हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं सीधे डिसाइपलों से लड़ने का अवसर नहीं छोड़ेंगी। समीरा ने गर्व से अपना सिर उठाया। हालांकि वह अर्णव से पूरी तरह से हार गई थी, फिर भी वह उदास नहीं थी। उसे विश्वास था कि भविष्य में वह एक एक कदम आगे बढ़कर उनसे आगे बढ़ सकती है, जब तक कि वह आखिरकार उनसे आगे नहीं निकल जाती। लेकिन अब वह जानना चाहती थी कि उनके और उसके बीच कितनी दूरी थी। तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने दो, अवनी ने एकदम शांत और अस्पष्ट भाव से कहा। मेरे गिटार की धुन सुनो। उसकी नाजुक उंगलियों ने उसके गिटार के लंबे तारों को छुआ और गिटार की अलौकिक धुन एक पहाड़ी नदी की तरह बहने लगी, हवा में गूंजने लगी। गिटार की मधुर मधुर ध्वनियां फाइटिंग स्टेज पर स्पष्ट रूप से गूंज रही थीं। यहाँ तक कि कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के ग्रैंड हॉल में बैठे लोग भी धुन को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। मैं तुम्हारा गिटार संगीत क्यों सुनना चाहूंगी?